नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जिसमें देश दुनिया और दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा चीन का, पाकिस्तान का, भारत का और अमेरिका का, और कैसे भारत चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हर एक खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है और चीन और पाकिस्तान घुटने टेकेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास अजनाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। ड्रोन को बीती रात करीब 12:30 बजे शाहपुर सीमा चौकी के पास देखा गया। सीमा सुरक्षा बल की 73वीं बटालियन ने ड्रोन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ये ड्रोन सीमा पार पाकिस्तान की ओर चला गया। बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां इस संदेह के बीच इलाके की तलाश ले रही हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल सीमा के भारतीय हिस्से में कुछ सामग्री गिराने के लिए किया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसी ही एक ड्रोन 19 और 20 अक्टूबर की दरमियान रात अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर देखा गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग कर दी है। आपको बता दें पीटीआई के मुताबिक बीएसएफ कर्मियों ने इलाके की तलाशी के बाद 1 किलो हेरोइन और उससे जुड़ी लोहे की अंगूठी बरामद की थी। गौरतलब है कि पहला ड्रोन हमला 27 जून को जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हुआ था। सीमा पार से आए 2 ड्रोन ने बम गिराए थे, जिससे 2 वायु सैनिक घायल हो गए और एक इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन दोस्तों अब फिर से एक पाकिस्तानी ड्रोन मिला है, जिसको बीएसएफ ने मार गिराया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ की चीन को 2 टूक, बातचीत भले ही चल रही हो लेकिन हमारी सेना हमेशा अलर्ट पर। जी हां दोस्तों, जबरदस्त चेतावनी दे दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत चीन के बीच बातचीत जारी रहेगी, जबकि हमारे जवान इस क्षेत्र में पूरी मजबूती से खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने सेना के शीर्ष कमांडरों के एक सम्मेलन में कहा कि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए खराब मौसम और दुश्मनों का सामना करने वालों सैनिकों के लिए अच्छी क्वालिटी के हथियारों, उपकरणों और कपड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के हवाले से बताया कि उत्तरी सीमाओं पर सैनिक मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही बातचीत जारी रहेगी। बता दें कि भारत चीनी सेनाओं के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता समाप्त होने के 2 हफ्ते बाद रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। भारतीय सेना ने बताया था कि बातचीत में उसके रचनात्मक सुझाव पर ना तो चीनी पक्ष ने सहमति जताई, न ही बीजिंग कोई अन्य प्रस्ताव प्रदान कर सका था। पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थिति पर राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से निपटने में सीएपीएफ पुलिस बलों और सेना के बीच उत्कृष्ट तालमेल की सराहना करता हूं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में समन्वित संचालन इस क्षेत्र को समग्र विकास के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने देश के सबसे भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में से एक के रूप में भारतीय सेना पर अरबों से अधिक नागरिकों के विश्वास की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुझे वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। देश को अपनी सेना पर गर्व है और सरकार सुधारों और क्षमता विकास की राह पर सेना को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन सोमवार को शुरू हुआ था। इसमें पूर्वी लद्दाख, वास्तविक नियंत्रण रेखा और जम्मू कश्मीर सहित अन्य क्षेत्र सहित भारत की सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा की गई। वहीं रक्षा मंत्री ने परिचालन तैयारियों और क्षमताओं के उच्च स्तर के लिए बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विभिन्न अग्रिम क्षेत्रों के दौरे के दौरान व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया। सिंह ने अपना कर्तव्य निभाने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरकार युद्धक क्षमता बढ़ाने और सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नीति सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए भारतीय सेना की सराहना की और कहा कि सेना द्वारा इसके 74% ठेके आत्मनिर्भर भारत पहल को ध्यान में रखते हुए 2020-21 में भारतीय विक्रेताओं को दिए गए थे। उन्होंने कहा कि क्षमता विकास और सेना की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
कोई बजट की कोई बाधा नहीं है। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला एक और महत्वपूर्ण निर्णय है। सिंह ने अपने संबोधन में सीमा सड़क संगठन के प्रयासों की भी सराहना करते हुए कहा कि ये दूर दराज के क्षेत्रों में जोड़ने के लिए कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा है ताकि उन स्थानों पर रहने वाले नागरिक जुड़े रहें। उन्होंने नवीनतम तकनीकों को उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान के रक्षा मंत्री की चीन को दो टूक, कहा हम अपना बचाव करने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, ताइवान और चीन के बीच तनाव इस वक्त भी जारी है। चीन लगातार ताइवान को धमकी दे रहा है और इस सब के बीच ताइवान के रक्षा मंत्री जियू कुओ चेंग ने कहा है कि ताइवान को अपना बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो हम अन्य देशों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि अमेरिका हमारे साथ होगा, लेकिन हमें खुद भी इसके लिए तैयार रहना होगा। वहीं आपको बता दें कि जियू कुओ चेंग ने कहा है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। अगर कोई दोस्त देश हमारी मदद करते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन हम पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं हो सकते। जियू ने चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव को 40 वर्षों में अब तक का सबसे गंभीर बताया है। ताइवान और चीन के बीच तनाव अपने उच्चतम स्तर पर है। अक्टूबर महीने में चीन ने ताइवान के हाविया क्षेत्र में करीब 200 लड़ाकू विमान भेजे हैं। ताइवान ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन के पास 2025 तक द्वीप पर आक्रमण करने की व्यापक क्षमताएं होंगी। ऐसे में हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने हाल में कहा है कि उन्हें यकीन है कि अगर चीन हमारे खिलाफ कोई कदम उठाता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। अमेरिका के साथ हमारे दीर्घकालिक संबंध और अमेरिका और कांग्रेस के लोगों के समर्थन को देखते हुए मुझे विश्वास है। तो दोस्तों यहाँ पर ताइवान ने चीन को लेकर के कह दिया है कि हर स्थिति के लिए ताइवान को तैयार रहना चाहिए। चीन अगर हमला करेगा तो दूसरों पर निर्भर रहने से ज़्यादा खुद पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन अमेरिका हमारी मदद जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के नए भूमि सीमा कानून पर भारत ने जताया सख्त ऐतराज। द्विपक्षीय समझौते पर पड़ेगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, LAC पर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन की सरकार ने नया भूमि सीमा कानून बनाया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। और अब सीमा विवाद के बीच भारत ने बुधवार को चीन के नए भूमि सीमा कानून का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि इस तरह के कानून द्विपक्षीय व्यवस्था और सीमा प्रबंधन में बाधा डाल सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस एक तरफा कानून को लेकर सख्त बयान जारी किया है। इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीन ने एक तरफा फैसला लेते हुए इस कानून का निर्माण किया है, जो सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा से जुड़े सवालों पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। लिहाजा ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस तरह के एक तरफा कदम का उन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिस पर दोनों पक्ष पहले ही पहुंच चुके हैं, चाहे वो सीमा के सवाल पर हो या भारत चीन सीमा क्षेत्र में LAC पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच जो समझौता हुए हैं उस पर हो। आपको बता दें कि चीन ने इसी महीने 23 अक्टूबर को एक तरफा भूमि सीमा कानून बनाया है, जिसके तहत चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी जमीन का विस्तार देने जा रहा है और इन इलाकों में चीन की योजना आबादी बसाने की है, जिसका मतलब ये हुआ कि चीन जब चाहे भारतीय इलाके में घुसपैठ करने के साथ साथ मिलिट्री एक्शन को अंजाम दे सकता है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी भारत के लिए उन इलाकों में कार्रवाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिविलियन इलाके में कोई देश मिलिट्री कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकता है। चीन इस कानून के जरिए निर्जन इलाकों में आबादी को बसाने की कोशिश में है और इस कानून में चीन ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, सामाजिक विकास किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का ये कानून भारत के लिए भविष्य में बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन ने 23 अक्टूबर 2021 को एक नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर कांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 12 IAS और 9 IPS अधिकारियों का कर दिया तबादला। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने DM अरविंद चौरसिया को हटा दिया है, जिसके बाद बहादुर सिंह को जिले का नया DM बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने 12 IAS अधिकारियों और 9 IPS अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर
2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प में 4 किसान, 1 पत्रकार, 2 भाजपा कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर समेत करीब 8 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली पर इन राज्यों में पटाखा बैन, जाने किस स्टेट में क्या है नियम और देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाली प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है और कुछ राज्यों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए समय सीमा तय की गई है। पटाखे जलाने से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जो सर्दी के मौसम में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से ही खराब स्थिति में है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पटाखे जलाना और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और लोगों की सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए और इसके देख के कई राज्य सरकार ने पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही खरीदने और बेचने पर भी बैन लगा दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। दिल्ली में दोस्तों पूरी तरह से पटाखे बैन रहेंगे। उड़ीसा में भी पटाखे बैन हैं। राजस्थान में 2 घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे। पंजाब में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने त्योहारी सीजन में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कुछ जिलों में पटाखे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशिष्ट समय निर्धारित किया है जब लोग पटाखे फोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। भारत ने अग्नि 5 का किया सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम और जिसके बाद अब भारत की जद में आएगा पूरा चीन और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत हुआ है और ज़्यादा मजबूत और मिली है बड़ी कामयाबी। 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले अग्नि 5 मिसाइल का बुधवार को सफल परीक्षण किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया और ये बेहद सटीकता के साथ वार करने वाले इस मिसाइल की जद में पूरा चीन और पाकिस्तान है। अधिकारियों ने मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण विश्वस्त न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने की भारत की नीति के अनुरूप है। भारत ने इस मिसाइल का एक और परीक्षण ऐसे समय पर किया जब पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा पर 1.5 साल से अधिक समय से तनाव है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सीमा पर सीज फायर चल रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क आतंकियों को भेजकर माहौल बिगाड़ने की साजिश में जुटा हुआ है। अग्नि 5 3 चरणों में मार करने वाली मिसाइल है। ये 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। 1.5 टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और ये श्रृंखला की अन्य मिसाइलों के उलट अग्नि 5 मार्ग और दिशा निर्देशन, विस्फोटक ले जाने वाले शीर्ष हिस्से और इंजन के लिहाज से सबसे उन्नत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की जीत पर यूपी में जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, देशद्रोह का चलेगा मामला। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को नामजद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत अब केस चलेगा। बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3 और लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद किया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन करने वाली शिक्षिका नफीसा अटारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के अंबा माता पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नफीसा ने मैच के बाद अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था कि हम जीत गए। नफीसा के पाकिस्तान की जीत पर इस तरह की खुशी जताने के बाद उनके स्कूल ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। बता दें कि रविवार को दुबई में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया था। 2007 से लेकर 2016 तक हमेशा ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को हराया है। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि 50 ओवर वर्ल्ड कप मिलाकर भी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये पहली जीत है जो किसी वर्ल्ड कप में
हुई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इसके बाद देश में कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें भारत के लोग जश्न मनाते नजर आए थे और उन पर उत्तर प्रदेश में अब मुकदमा चलेगा, देशद्रोह का मामला चलेगा, ऐसा ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंक पर प्रहार, घाटी से दहशतगर्दी के सफाए के लिए युवाओं पर दाव, अगर ऐसा हुआ तो मिट जाएगा आतंक का नामो निशान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में जम्मू कश्मीर में शांति और दहशतगर्दी को समाप्त करने के लिए युवाओं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दांव खेला है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि यदि ये लोग उठ खड़े हुए तो आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। बेखौफ होकर दहशतगर्दों व दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आगे आने के लिए भी कहा है। अमित शाह ने साफ किया कि आतंकवाद पर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी कीमत पर दहशतगर्द और उनके आका बख्शे नहीं जाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बॉर्डर की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और आतंकियों व उनके आकाओं पर नकल कसने का फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके तहत अब आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल कहर बनकर टूटेंगे, इंटेलिजेंस ग्रिड भी मजबूत किया जाएगा। घाटी में सुरक्षा की कमान संभाल रहे सीआरपीएफ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा में जुटे बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ समय बिताया ताकि जवानों को लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ दोस्तों, दोनों ही मौके पर उन्होंने जवानों को विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करने के लिए बधाई दी। उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनकी और उनके परिवार की चिंता करना केंद्र सरकार का दायित्व है। अर्धसैनिक बलों के लिए आयुष्मान योजना के 2 कार्ड जारी किए जाने की वकालत कर उन्होंने देश भर के लाखों जवानों व उनके परिवार वालों का दिल जीतने की कोशिश की है। विश्लेषकों के अनुसार विकास और रोजगार से नाता जोड़कर उन्होंने युवाओं का दिल जीतने की कोशिश की है। भारी भरकम औद्योगिक निवेश के साथ ही 5 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने का भरोसा दिलाकर युवाओं को सकारात्मक दिशा देने की कोशिश की। जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर दोनों ही जगह आयोजित कार्यक्रम में युवा दहशतगर्दी व विकास केंद्र बिंदु में रहे। विश्लेषकों का कहना है कि उन्होंने कश्मीर केंद्रित नेका और पीडीपी का नाम लिए बगैर हमला करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जम्मू के साथ भेदभाव न होने का मुद्दा उठाकर उन्होंने भाजपा को बढ़त दिलाने की कोशिश की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। मंत्री उपेंद्र तिवारी बोले कि 350 सीटें जीतकर सत्ता में होगी वापसी और फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बीजेपी कार्यालय पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि जिस तरह से 2019 में ठग बंधन तैयार किया गया था, लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, 2022 में भी 350 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य देखे हैं और सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं। बता दें कि आज प्लास्टिक गंदगी मुक्त अभियान को संबोधित करने बीजेपी कार्यालय पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए खेलकूद शिक्षा राज्य मंत्री ने देश और प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त कराने का संदेश दिया और कहा कि सफाई अभियान हम सबका एकजुट होना जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए खेलकूद शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास को भूलकर सिर्फ मोदी और योगी के खिलाफ ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं, और इस ठग बंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जनता ने बीजेपी के विकास कार्य देखे हैं और फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में होगी भारी बारिश, तेजी से गिरेगा तापमान, मौसम विभाग ने दी है ये चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून के वापस जाने का असर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में दिखेगा। पिछले 46 साल में ये 5वीं बार है जब मानसून इतनी देर से लौट रहा है। वहीं आपको बता दें, साउथ वेस्ट मानसून के वापस जाने के समय इसका असर अभी भी देश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। 30 अक्टूबर तक भारत के 5 राज्यों में बारिश होगी। इनमें तमिलनाडु, केरल, साउथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी शामिल है। बता दें
दें कि बंगाल की खाड़ी से ऊंचा चक्रवाती सर्कुलेशन पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दक्षिण की तरफ लो प्रेशर एरिया बन गया है। जान लें कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 29 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चेन्नई के डायरेक्टर एल बालचंद्रन ने कहा कि अगले 2 दिनों में तमिलनाडु के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश होने का अनुमान यहां पर लगाया गया है मौसम विभाग द्वारा। और तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।